सभी को नमस्कार। इस वीडियो में 69 बीपीएससी पीटी जो 30 सितंबर को होने जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए चलते चलते रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका नाम मैं चलते चलते इसलिए दिया हूँ क्योंकि अब चूँकि आज 22-23 तारीख हो गया, अब कई लोग चाहे दिल्ली में रहते हों या कहीं और दूसरे शहर में, तो वो अपने जो जहाँ उनका सेंटर है एग्ज़ाम का वहाँ आप चलेंगे, ट्रेवल करेंगे। तो ये वीडियो आप ट्रेवल करने के दौरान या कहीं और भी कहीं जा रहे हैं तो वहाँ भी आप इसको आराम से वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, 2 के पॉइंट पे आप आराम से हमारी बात को समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। अब यहाँ बात रही कि इस लेक्चर में आखिर मैं क्या क्या टॉपिक कवर करूँगा। पहली बात तो जो बिपिन चंद्र सर की बुक है मॉडर्न हिस्ट्री का, एनसीईआरटी नहीं, जो उनकी एक अलग बुक आई है स्वतंत्र भारत का इतिहास, तो उसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पूरे बुक में, चूँकि बुक पूरा एक कहानी की तरह लिखा गया है, उस बुक में जो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हमको लगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं आपसे डिस्कस नहीं कर पाया हूँ, ओके, तो मैं वो सारे इम्पोर्टेंट चीज़ों को फ़िल्टर किया हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिख रहा होगा इसका एक शॉर्ट में नोट्स बनाया हूँ, कुछ उस बुक का मैं स्क्रीनशॉट भी लिया हूँ, ठीक है ना। तो इसको डिस्कस करूँगा। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, पूरा का पूरा जितना भी कांग्रेस का अधिवेशन या सेशन हुआ है 1885 लेके 1950 तक, उसको डिस्कस करूँगा। फिर हमारे देश में जो भी श्रमिक या लेबर का मूवमेंट हुआ है, पीजेंट का मूवमेंट हुआ है, हमारे देश में ब्रिटिश सरकार का देसी रियासत के प्रति क्या रिएक्शन था या कांग्रेस के साथ कैसा उसका संबंध था। फिर इसमें हम लोग प्रेस जितना भी है प्रेस को देख लेंगे, और भी कई सारे इसमें मैं टॉपिक को कवर करूँगा। अगर सब कुछ सही रहा, आप ये माने कि आने वाले जो मैं 40 मिनट का मेरे पास वीडियो होगा या 45 मिनट का होगा, इस इतने समय के वीडियो में मेरे ख्याल से 5 या 6 क्वेश्चन बीपीएससी के हिस्ट्री के सेक्शन में आ सकता है। तो आइए, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूँगा, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के सेशन को मैं बताता हूँ। कांग्रेस के सेशन का पहला जो होता है वो प्रथम 1885 के दिसंबर महीने में, जगह कौन सा होता है, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बम्बई। संस्थापक या इसके फाउंडर A.O. ह्यूम, अध्यक्ष W.C. बनर्जी, इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी। 72 लोगों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने निम्न मांगें उठाई। पहला, केंद्रीय मतलब सेंट्रल और जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिल का विस्तार या एक्सटेंशन किया जाए। उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति किया जाए। जो सैन्य खर्च में कमी किया जाए और भारत की प्रशासनिक स्थिति की जांच के लिए एक शाही कमीशन या रॉयल कमीशन की नियुक्ति किया जाए। जिनका इंग्लिश मीडियम है मैं इंग्लिश टर्म यूज कर दूंगा क्योंकि ये पूरा का पूरा नोट्स हिंदी में ही मैक्सिमम है, क्योंकि ये मैं दिया था टाइपिंग करने के, बस टाइप नहीं हो पाया, इसलिए हमको ये नोट्स आपके सामने जो है ना बताना पड़ रहा है। हालांकि ये हैंड रिटन नोट्स है, ये ज़्यादा हमको अच्छा लगता है क्योंकि खुद का जो लिखा हुआ होता है और वो एग्ज़ाम में ज़्यादा आने का चांस होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे चलते हैं, कांग्रेस की स्थापना और उद्देश्य क्या था पहले अधिवेशन में। तो भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना या नेशनलिज्म के फीलिंग को डेवलप करना, आर्थिक और सामाजिक सुधार करना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का कभी ये उद्देश्य नहीं था कि देश का धार्मिक सुधार भी किया जाए, क्योंकि धार्मिक मामले काफ़ी जटिल हमारे देश में था, ओके। इसलिए कांग्रेस ने वो मुद्दे उठाए जो कि कॉमन था, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दे, और उपनिवेशवाद का विरोध करना, ओके। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में 2 थ्योरी बहुत ही फेमस है। मैं अपने पहले वाले लेक्चर में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हूँ, आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा। पहला है जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने, और दूसरा गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था त्वरित चालक का सिद्धांत। अब कांग्रेस का जो डेवलपमेंट या विकास होता है जब स्थापना के बाद, इनको 3 फेज में हम मेनली बांट सकते हैं। एक तो पहला आप मॉडरेट फेज बोल सकते हैं, ठीक ना, इसको नरमपंथी भी हम लोग दूसरे वर्ड में बोलते हैं 1850 से 1905 तक। उग्रवादी या इसको गर्मपंथी फेज बोलते हैं 1905 से लेकर 1907 में। हालांकि सूरत बहन उसके बाद सब कुछ खत्म हो ही गया, लेकिन हाँ 1907 या 10 के आसपास को मान सकते हैं आप। बाकी उसके बाद आएगा 1919 से लेकर 1950 तक गांधीवादी चरण। बाकी डेट उतना मैंने यहाँ नहीं रखता है इस सब फेज में, बस यहाँ इतना रखें कि किस किस फेज में कौन नेता था, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया। पहली बात तो ये हो गया कि यहाँ पे दादा भाई नेहरू आपके उदारवादी किस्म के नेता थे। बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, आरपी दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फूलनाथ बनर्जी।
इधर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बीपी चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। नेक्स्ट चलते हैं। सेकेंड जो इसका सेशन हुआ आपका ये हो रहा है कहाँ, कलकत्ता में। कलकत्ता में पहली बार हो रहा है। अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी, और ये इसमें 436 व्यक्ति भाग लिए थे। तीसरा कहाँ हो रहा है, मद्रास में, इसमें 607 आदमी भाग लिए। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने यहाँ पे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, ये ध्यान रखिएगा। चौथा जो सेशन कहाँ हुआ, इलाहाबाद में हुआ। पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने जॉर्ज यूले, और इसमें 1248 व्यक्ति ने भाग लिया। बाकी पाँचवा जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है कि दूसरे अंग्रेज बने थे यहाँ पे, सर विलियम वेडरबर्न, ठीक ना। इस बम्बई में हुआ था, बम्बई में दूसरी बार यहाँ हुआ। फिर जो है ये छठा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारा लिख लिया हूँ, लेकिन आपको मैं सारा नहीं बताऊंगा। जो कि एग्ज़ाम में पूछेगा उसी को मैं इसमें ज़्यादा फोकस करूँगा। देखिए यहाँ पे जो आपका ये हो रहा है 12वां अधिवेशन कलकत्ता में तीसरी बार हो रहा था। M.A. सयानी इसके अध्यक्ष थे, और यहाँ वंदे मातरम गाया गया पहली बार जो है ना इस अधिवेशन में। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। हाँ, ये 21वां जो हुआ 1905 में, गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में इसके अध्यक्ष थे। करजन की बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी आंदोलन का इस मूवमेंट में समर्थन किया गया था। फिर ये इम्पोर्टेंट है, 1906 में कलकत्ता में पाँचवीं बार हो रहा था, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी तीसरी बार इसके अध्यक्ष बने थे। स्वशासन या स्वराज का लक्ष्य यहाँ पे कांग्रेस ने घोषित किया था। फिर 1907 का हुआ सूरत विभाजन, इसमें कांग्रेस का हुआ विभाजन। पूर्ण बहिष्कार के मुद्दे पर मतभेद हो गया गरम दल नरम दल में, और अध्यक्ष कौन थे, रास बिहारी घोष थे। अब आगे देखिए 23वां जो अधिवेशन था सूरत में, ये कंप्लीट पूरा नहीं हुआ, तो फिर से इस अधिवेशन को कंप्लीट करने के लिए जो है ना फिर से एक बैठक हुआ, 23वां हुआ। ये कहाँ हुआ, मद्रास में, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस यहाँ अध्यक्ष थे, ठीक ना, इसलिए इसको 23वां ही कहते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे कांग्रेस के संविधान का निर्माण होता है पहली बार, ठीक ना। तो ये भी बार क्वेश्चन पूछ चुका, पहली बार संविधान का निर्माण कब हुआ। फिर 26वां हुआ 1911 में कलकत्ता में, यहाँ पहली बार जन गण मन गाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। 27वां 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ, बिहार में पहली बार हुआ, और RN मधुकर इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। बाकी 31वां 1916 में लखनऊ में हुआ, अंबिका चंद्र मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस के गरम और नरम दल में एक तरह का समझौता हो गया, और किनके प्रयासों से, तिलक जी और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया। पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली, जो कि यही जाके बाद में जो है ना कहीं एक प्रॉब्लम खड़ा किया। 32वां 1917 में इम्पोर्टेंट है, क्यों, प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कौन, एनी बेसेंट, कलकत्ता अधिवेशन में। इसी 1920 में सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले विशेष सेशन कलकत्ता में हुआ फेब्रुअरी 1920 में। लाला लाजपत राय एक पहली बार जो है ना, ये एकमात्र बार जो है ना अध्यक्ष बने थे। LLR असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पेश हुआ था। अगला है 35वां नागपुर में हुआ। इसका जो था मेनली तो नागपुर सेशन के अध्यक्ष कौन थे, CV राघवाचारी जी थे, ठीक ना, राघवाचार्य थे, ठीक ना। स्वशासन की जगह पहली बार यहाँ स्वराज शब्द आया, क्या आया, स्वराज शब्द को लक्ष्य बनाया कांग्रेस ने। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। 15 सदस्य एक कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति का गठन हुआ, जो डेली बेसिस के कामकाज को देखती थी, ठीक ना। और भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन हुआ यहाँ पहली बार। और जो है आपका और कांग्रेस ने किसी भी को मेंबर बनने के जो रुपया किया सदस्यता फीस, वो 4 आना कर दिया। ये बिपिन चंद्र सर की बुक में दिया है 4 आना, ओके। अगला है बिहार में 37 नंबर का हुआ, गया बिहार में दूसरा हुआ। CR दास अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में मतभेद हो गया और कांग्रेस भी 2 गुट में बट गया। एक को कहा गया परिवर्तनवादी, एक को कहा गया परिवर्तन विरोधी, नो चेंजर्स, इसको कहा गया चेंजर्स। चेंजर्स मतलब जो विधान परिषद में चुनाव भाग लेना चाहते थे उसको क्या कहा गया, परिवर्तनवादी, ठीक ना। जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, ये लोग चुनाव में भाग लेना चाहते थे। परिवर्तन विरोधी नो चेंजर्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, C गोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद और एक अंसारी भी थे। तो चारों का नाम याद रखिएगा। UPSC यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है। फिर बेलगांव में कर्नाटक में हुआ, एकमात्र बार अध्यक्ष गांधी जी बने थे 1924 में, डेट याद रखिएगा। 1925 का इंपॉर्टेंट इसलिए है कानपुर सेशन क्योंकि अध्यक्ष कौन बने थे, श्रीमती फर्नाडी, और प्रथम भारतीय महिला यहाँ अध्यक्ष बने थे। बाकी
1937 मद्रास में हुआ था, एम ए अंसारी अध्यक्ष दिए थे और स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1928 में हुआ, कलकत्ता सेशन हुआ, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पहली बार अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का भी जो है ना यहाँ पे हुआ मीटिंग, ठीक ना। फिर नेक्स्ट चलते हैं 44वें संविधान सॉरी 44 नंबर का जो है 1929 में हुआ, लाहौर सेशन हुआ। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज या स्वतंत्रता का लक्ष्य रखा गया। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे जो है ना भारतीय स्वतंत्रता का तिरंगा फहराया गया। उसके बाद ये 26 जनवरी 1930 याद रखिएगा, पहली बार स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मनाया गया था। फिर 1931 का इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि कराची में सेशन होता है, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 को हुआ था, उसको मंजूरी देने के लिए इसमें मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। साथ ही साथ एक राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम भी घोषित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट कांग्रेस के किस सेशन में पास हुआ? 1931 कराची सेशन। चलिए नेक्स्ट आपका जो है इसमें, हाँ ये श्रीमती एन सेन गुप्ता, भारत ये जो है ना क्या कहते हैं कलकत्ता में ये अध्यक्ष बनी थी। ओवरऑल ये देखिए तीसरी महिला थी। हालांकि ये सेन जी गुप्ता भी जो है ना थी विदेशी महिला ही थी, लेकिन भारतीय महिला से शादी कर ली थी। तो आप अगर ओवरऑल पूछेगा ना तो तीसरी महिला थी ओवरऑल में, ओके। बाकी शादी यहीं कर ली थी तो भारतीय ही हुई, इसलिए किसी किसी किताब में इनको दूसरी भारतीय महिला भी कहा जाता है, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फैजपुर हुआ 1937 में, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, ठीक। 1938 में हरिपुरा गुजरात में, ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस यहाँ अध्यक्ष बने थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्थिक विकास करने के लिए। 39 में जो हुआ त्रिपुरी में, मध्य प्रदेश में हुआ, इसमें सिद्धारमैया को हरा दिए थे सुभाष चंद्र बोस जी ने, ओके। तो मतभेद हो गया था गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में, तो फॉरवर्ड लॉ की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी किए थे, ध्यान रखिएगा। फिर 1946 का हुआ कहाँ? मेरठ में, JB किनपानी अध्यक्ष थे, आज़ादी के समय ये अध्यक्ष बन गए। और 56वां 1950 में हुआ, नासिक में पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे? अध्यक्ष थे, ध्यान रखिएगा। कलकत्ता में 10 बार सर्वाधिक हुआ, मद्रास में 7 बार, बम्बई में 6 बार। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में 1 बार, असम गुवाहाटी में हुआ 1926 में, ठीक। 1930, 35, 41 से लेके 45 तक कोई सेशन नहीं हुआ। मतलब 1 बार भी मेंबर नहीं बने, मतलब अध्यक्ष नहीं बने, ठीक ना। 1889 में बम्बई अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन पहली बार महिलाओं ने जो भाषण दिया 1890 में गौलिन जी ने दिया था, ये ध्यान रखिएगा। 4 अंग्रेज बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, जॉर्ज यूल, वेडरबर्न, ये बेब नाम का आदमी था, और ये कॉटन नाम का आदमी था। और ये वेडरबर्न 2 बार बनता है, ठीक है, एक बम्बई में एक इलाहाबाद में। तो ये फैक्ट कुछ आप याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट कांग्रेस का सेशन हो गया, अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसी के इर्द गिर्द रहेगा। बाकी बातें नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, अंग्रेज़ों की जो सोशल पॉलिसी थी हमारे देश में, तो क्या थी? आप सिंपल देखिए, 1757 से लेके 1800 ईस्वी तक अंग्रेज़ों ने भारत के सोशल, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप की नीति अपनी, मतलब कोई इंटरफेयर नहीं किया, ठीक ना। किंतु 1800 ईस्वी के बाद उसने कई तरह की सुधारवादी नीति अपनाई, ताकि वो अपनी वस्तुओं को हमारे देश में बेचना चाहता था और अपने आप को वो अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहा था। तो प्रमुख जो सुधार हुआ, पहली बात तो लॉर्ड वेलेस्ली ने शिशु हत्या पर बैन लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय नरबली प्रथा खत्म हुआ था। एक ध्यान रखिएगा, ठगी प्रथा इसी के समय, विलियम बेंटिंग के समय ख़त्म हुआ था, ठीक ना। एक श्रीमैन नाम के आदमी के सहयोग से ख़त्म हुआ था। कई के किताब में आपको नरबली प्रथा ख़त्म करने का श्रेय विलियम बेंटिंग को जाता है, लेकिन फाइनली जो ओवरऑल जो ख़त्म हुआ वो लॉर्ड हॉर्डिंग के ही समय ख़त्म हुआ है। हाँ, स्टार्ट मतलब कुछ प्रयास विलियम बेंटिंग ने भी किया, लेकिन फाइनली लॉर्ड हॉर्डिंग के समय ख़त्म हुआ है। बाकी लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 में विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया। 1872 में नॉर्थ ब्रुक्स ने नेटिव मैरिज एक्ट इसके समय आया था, ठीक ना। 1891 में लैंसडाउन के समय में एज ऑफ एसेंट एक्ट आया था, 12 वर्ष शादी की उम्र लड़कियों का इसमें रखा गया था। 1930 में लॉर्ड इरविन के समय शारदा एक्ट आया, 18 वर्ष लड़का और 14 वर्ष जो है ना लड़की के शादी का उम्र था मिनिमम।
फिर आपका 1937 में लॉर्ड ऑकलैंड के समय एक कानून आया, हिंदू महिलाओं को भी संपत्ति में कुछ अधिकार दिया गया। ठीक, अब देखिए भारत में शिक्षा का विकास है, ऐसे मैं कई बार बता चुका हूँ, फिर भी कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं डिस्कस कर देता हूँ। 1781 में लॉर्ड वन हेस्टिंग्स से कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया। 1791 में हिंदू कानून और दर्शन का अध्ययन हेतु बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने किया। 18वीं ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया। 1813 में चार्टर एक्ट में शिक्षा पर 1 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया गया। 1835 में लॉर्ड मैकाले घोषणा पत्र में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा का प्रावधान किया गया। स्कूल और कॉलेजों की स्थापना हुआ और एक ने फिल्ट्रेटिंग थ्योरी आया शिक्षा में कि अगर समाज के कुछ लोगों को पढ़ा दिया जाए तो वो लोग नीचे वाले को पढ़ा देंगे, छन छन के जो है ना एजुकेशन नीचे तक पहुंच जाएगा। इसको कहा गया फिल्ट्रेशन थ्योरी। बाद में 1854 में देखा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, इस थ्योरी को हटा दिया गया। फिर इसमें देखिए अगला है वही चार्ल्स वुड डिस्पैच। इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। प्रमुख सिफारिश क्या था? गांव के लेवल पर देसी भाषा पाठशाला खोला जाए, जिला पर आंग्ल देशी हाई स्कूल खोला जाए, राज्य के लेवल पर 3 विश्वविद्यालय बनाया गया। सिफारिश था बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाए, पहली बार यहाँ कहा गया। फिर यहाँ पे हंटर आयोग हुआ, तो इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है हंटर वाले का। रेले वाले का भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, 1906 में बड़ौदा रियासत ने पूरे क्षेत्र में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा आरंभ की थी, ये सबसे मोस्ट हो गया। ये देसी रियासत था फिर भी शुरू किया। सेडलर आयोग इम्पोर्टेंट है, स्कूल की शिक्षा 12 वर्ष होनी चाहिए, फिर 3 साल कॉलेज सिफारिश दिया था, ठीक है ना। हॉर्टोंग समिति व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू होना चाहिए, ऐसा कुछ सिफारिश दिया था। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, मूल शिक्षा पर वर्धा योजना, ये अक्टूबर 1937 में बेसिक एजुकेशन हेतु वर्धा में राष्ट्रीय बैठक में निर्णय लिया गया था। जाकिर हुसैन इसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया गया। मूल शिक्षा की अवधारणा गांधी जी द्वारा हरिजन पत्रिका के माध्यम से दी गई थी कि बेसिक एजुकेशन बच्चों को दिया जाए, पढ़ाई के साथ साथ कुछ अपना हाथ का हुनर हो, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। बाकी सार्जेंट योजना 1944 में आया, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। बाकी हाँ, राधा कृष्णन आयोग 1948 में इसी को यूजीसी का गठन इसी के तहत हुआ था। बाकी कोठारी आयोग 1964-66 में आया था। 1968 में इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रथम शिक्षा नीति बना, फिर 1986 में बना और अभी 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी बना है। ये मैं चीज़ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। देखिए प्रेस की जहाँ तक बात है, 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर छापा, ठीक ना। फिर 1799 में द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में सभी समाचार पत्र के स्वामी, लेखक, एडिटर, प्रकाशक का नाम लिखना उसमें अनिवार्य था। साथ ही पब्लिश होने से पहले जांच के लिए भी सचिव के पास भेजना अनिवार्य था। फिर एक आया लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट 1823। जॉन एडम्स के समय में भारतीय अखबार के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। राजा राममोहन रॉय का मिरात उल अखबार का प्रकाशन इसी की वजह से बंद हो गया था। फिर प्रेस एक्ट 1835 आया चार्ल्स मेटकॉप के समय में, इसमें लाइसेंस का प्रावधान समाप्त कर दिया, इसलिए इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। बाकी ये लाइसेंसिंग एक्ट फिर 1857 की क्रांति के कारण पुनः शुरू हो गया। फिर आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के समय में भारतीय भाषाओं के समाचार पत्र पर प्रतिबंध लग गया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार दिया गया प्रतिबंध लगाने का। इस एक्ट के जरिए भारत मिहिर, सोम प्रकाश, सहचर, ढाका प्रकाश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। अमृत बाजार पत्रिका जो बंगला में भी छपता था, अंग्रेजी में भी छपता था, बांग्ला भाषा छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में ये बदल गया, ठीक ना। 1882 में लॉर्ड रिपन इसको रद्द कर दिया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। 1883 में सूरजनाथ बनर्जी प्रथम पत्रकार थे जिनको जो है जेल की सजा या कारावास कर सकते हैं हुआ था। ये तो प्रेस का हो गया। अब जितना भी मजदूर वर्ग का आंदोलन हमारे देश में चला, देखिए 2 फेज पे चला। एक तो 19वीं शताब्दी में चला, एक चला 20वीं शताब्दी में। ओके, तो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए 1870 में क्या हुआ, शशिपद बनर्जी ने भारत श्रमजीवी नाम की पत्रिका का स्टार्टिंग किया, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर 1880 में क्या हुआ, नारायण मेघाजी लोखंडे ने एक दिनबंधु पत्रिका का स्टार्टिंग किया, मतलब कि इसमें मजदूरों की बात छपती थी।
फिर 1890 में बम्बई मिल एंड मिल हैंड एसोसिएशन की स्थापना किया। कहा जाता है ये पहला हमारे देश का ना मजदूर संघ था। ये भी एग्जाम में एक बार यूपीएससी शायद पूछ चुका है। फिर 1889 में पहली बार जो हड़ताल हुआ ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे में, ठीक। बीपी वाडिया ने मद्रास मजदूर संघ बनाया, ठीक ना, जो भारत का प्रथम मजदूर संगठन था। हालांकि कभी कभी इसको भी कहा जाता है, लेकिन जो बड़े लेवल पे जिसको हम लोग बोल सकते हैं, अगर मजदूर संघ की बात, क्योंकि इसमें मजदूर लोग थे बड़े लेवल पे, तो वो बीपी वाडिया के ही इस संगठन में थे, ठीक है। इसमें कम लोग थे। बम्बई मिल एवं मिल हैंड एसोसिएशन, चूँकि ये एक एसोसिएशन टाइप का था, इसमें बहुत अधिक भागीदारी नहीं थी। हाँ, लेकिन इसकी स्थापना किसने किया ये आप इनका ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन पहला जब एग्जाम आएगा ना, तो आप ये मद्रास मजदूर संघ ही इसको बताइए। हर एक बुक में ही दिया हुआ है, बिपिन चंद्र सर की बुक में इन्हीं के बारे में जिक्र किया है। नेक्स्ट चलते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको शॉर्ट में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कहा गया, एटक। स्थापना 1920 में बम्बई में। अब इसके जो पहले चेयरमैन कौन थे? एल लाला लाजपत राय प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम महासचिव दीवान चमन लाल थे। इसके बाद इसमें एनएम जोशी, जोसेफ बेप्टिस्ट लोग जुड़े। तीसरे और चौथे सम्मेलन के अध्यक्ष बने थे सीआर दास जी, ठीक है। बाद में इसमें सीएफ एंड्रूज, जेएम सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति लोग भी इनके अध्यक्ष बने इस संगठन के। 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की, कई बार पूछ चुका है। 1926 में हमारे देश में अंग्रेजों ने एक लाया ट्रेड यूनियन में, तो कैसे संघ बनेगा मजदूरों का, कैसे नहीं बनेगा, कैसे उसका खात्मा हो सकता है, ये सब इसमें नियम था। एक कामगार किसान पार्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1927 में बना। प्रमुख व्यक्ति जो इससे जुड़े हुए थे श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, पूरन चंद्र जोशी, सोहन सिंह जोश। और कांग्रेस के अंदर ये एक तरह का लेफ्टिस्ट गुट था, वामपंथी गुट जिसको कहते, क्योंकि देखिए जितने भी किसान हैं, मजदूर जो मूवमेंट होता है, ये लोग लेफ्टिस्ट विचारधारा को फॉलो उस समय करते थे, अभी भी करते हैं। 1929 में जो है एटक से अलग होकर एनएम जोशी ने भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाया, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए कुछ जो लोअर क्लास के जो हमारे देश में लोग थे, उनके द्वारा भी लगातार मूवमेंट किया गया, आज़ादी के पहले भी और अभी भी कई जगह चलता है। तो 1870 में देखिए क्या हुआ, ज्योतिबा फुले जी ने गुलामगिरी नाम का पुस्तक लिखा और सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। 1916-17 में जस्टिस आंदोलन चला था मद्रास में, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसी मुदालियार, पी त्यागराज और टीएम नैयर इसके नेता थे। 1924 में वाइकुम सत्याग्रह केरल में चला, छुआछूत के खिलाफ। नारायण गुरु, एन कुमारन, टी.के. माधवन इसके प्रमुख नेता थे। 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन अम्बेडकर जी ने बनाया। बहिष्कृत भारत पत्रिका भी चलाया, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। 1932 में हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी जी ने चलाया और हरिजन पत्रिका भी इन्होंने निकाला। 1931 में क्या हुआ, गुरुवायूर आंदोलन हुआ मंदिर प्रवेश को लेकर केरला में, मतलब कि मूवमेंट था, क्योंकि उसमें छोटे जाति को मंदिरों में प्रवेश करने से रोका जाता था, तो इसके खिलाफ मूवमेंट था, ठीक है। और पी सुब्रमण्यम इनके क्या थे, नेता थे। अब आइए कुछ लेफ्टिस्ट मूवमेंट जो देख लेते हैं, जो कहीं ना कहीं मजदूर से जुड़ा रहेगा। मामलेंद्र नाथ राय, इनको शॉर्ट में एम.एन. रॉय भी बुक में आपको देखने को मिलेगा। 1920 में ताशकंद गए थे, ठीक है, वहाँ पे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ स्थापना की है 1920 में ताशकंद में, ओके। फिर क्या हुआ, एम.एन. रॉय का संबंध जो रूस में जो कम्युनिस्ट पार्टी था उनसे भी था, जब आपको पता है 1917 में जो रूस में क्रांति हुआ उनसे इनका संबंध था, ठीक है। श्रीपाद अमृत डांगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है, गांधी वर्सेस लेनिन, इन्होंने किताब एक पर्चा छापा था, ये बहुत कई बार पूछ चुका। और एक द सोशलिस्ट किताब साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने छापने का काम किया था। अब कुछ उसमें और पत्रिका जो लेफ्टिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करता था, मुजफ्फर अहमद नवयुग पत्रिका, जयप्रकाश नारायण जी समाजवाद ही क्यों, ठीक ना। फिर एम.एन. रॉय लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन, सोमेंद्र नाथ टैगोर क्रांतिकारी सामदल, ये सब ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1925 में एम.एन. रॉय के प्रयासों से और एक सत्य भक्त के नेतृत्व में अखिल भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुआ। ऑल इंडिया कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया में 1925 में बना, लेकिन हाँ विदेश में 1920 में ही बनकर तैयार हो गया था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी था, वर्कर्स मजदूरों की पार्टी, पीएन किसानों की पार्टी। देखिए 1928 में क्या हुआ, बंगाल लेबर पार्टी था,
बम्बई कांग्रेस लेबर पार्टी था, पंजाब कृति किसान पार्टी था, मद्रास लेबर किसान पार्टी था, ने एक साथ मिलकर ना वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी मिला लिया। बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, ठीक ना, वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी। ओके, इसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत रहकर जो है काम करना, ताकि अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। इस पार्टी का जो मेन पर्पस या ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं, कांग्रेस के अंदर ही रहकर काम करना, ताकि अधिक इसको और क्रांतिकारी रुझान वाला पार्टी बनाया जा सके और इसको आम जनता से जोड़ा जा सके। एक मेरठ षड्यंत्र हुआ था, इसको मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी, कि 1928 में नागरिक सुरक्षा या सेफ्टी बिल के तहत 31 साम्यवादी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, ठीक ना। इसमें 3 ब्रिटिश नागरिक भी थे। मेरठ षड्यंत्र में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. अंसारी तथा एम.सी. छांगला ने पैरवी की थी। गांधी जी स्वयं मेरठ जाकर इन कैदियों से मुलाकात किए थे, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का स्थापना बम्बई में हुआ अक्टूबर 1934 में। 3 लोग का नाम याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण जी, आचार्य नरेंद्र देव और मीनू मसानी। और अध्यक्ष का अगर नाम आएगा तो संपूर्णानंद जी, लेकिन हाँ एग्जाम में यही पूछता है कौन लोग शामिल थे, इन्हीं तीनों का नाम याद रखिएगा, ठीक ना। इनका भी क्या उद्देश्य था, कांग्रेस के भीतर रहकर समाजवादी मूल्यों को आगे बढ़ाना। ओके, एक था इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, ये जवाहरलाल नेहरू ने जो है ना शुरू किया था। और एक था फॉरवर्ड ब्लॉक, ये आपका मई 1929 में सुभाष चंद्र बोस ने इसको शुरू किया था। एक चीज़ में और ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ जो इंडिया लीग है, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया फैक्ट, इसको गलत मत मानिएगा, इसमें सुभाष चंद्र बोस भी शामिल थे। ओके, बाकी 1939 में एन दत्त मजुमदार ने एक पार्टी बनाया, नाम था भारतीय बेल्शेविक पार्टी। ओके, 1942 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने भारतीय क्रांतिकारी साम्यवाद पार्टी बनाया था। तो ये कुछ कुछ पार्टी है जो कि मोस्टली किसी किताब में नहीं रहता है, हाँ किसी किसी किताब में, अच्छे किताब में है, तो मैं कोशिश किया इसको आपको जो है ना बताने का प्रयास किया। अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद जो है वर्कर्स के बाद आपका हो गया, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो समाजवाद ही क्यों, ये पत्रिका नहीं था, ये 1932 में जो है जयप्रकाश ने एक बुक लिखा था। बाकी ये भी लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन एक संगठन था और ये भी इनका संगठन ही था। अब देखिए हमारे देश में आपको पता है कि जब ब्रिटिश हमारे यहाँ कब्जा किया, भारत में मेनली 2 तरह के राज थे। एक तो ब्रिटिश प्रांत थे, ओके, और एक था आपका देसी रियासत। ब्रिटिश प्रांत की संख्या 11 और देसी रियासत की संख्या किसी किसी किताब में 562 भी रहता है, लेकिन एनसीईआरटी में 565 दिया है। तो आप इसी को ध्यान रखिए। आज़ादी के समय 565 देसी रियासत था, ये मैं अपने लास्ट वीडियो में भी इसका डिस्कस किया था। अब देखिए हुआ यूँ कि जिस राज्य को अंग्रेज डायरेक्ट युद्ध से जीता, जैसे कि बंगाल है, मद्रास है, आपका कर्नाटक था, महाराष्ट्र था, इसको तो ब्रिटिश प्रांत सिंपल कह दिया गया। लेकिन जिस राज्य को नहीं जीता, जहां राजा लोग थे, उसके साथ कई तरह की संधि, सहायक संधि या और भी चीज़ें होता है, तो उसी के बारे में पूरा का पूरा कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला जो फेज अगर इसको कहिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय रियासतों के साथ समानता प्राप्त करने का संघर्ष चलाई 1740 से लेकर 1765 के बीच में। इसमें क्या हुआ, जैसे देखिए आपको पता है कि 1740, 50, 60 के बाद जो फ्रांसीसी कंपनी और मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी में ही लड़ाई इस बात का था कौन यहाँ का पावरफुल कंपनी बनेगा। इसमें सब सक्सेसफुल ईस्ट इंडिया कंपनी ही हुआ, लेकिन कई वर्षों तक इसमें दोनों लड़ाई हुआ। एक ध्यान रखिएगा, प्रथम फ्रांस के गवर्नर डुप्ले ने भारतीय रियासत में पहली बार इंटरफेयर करने का काम किया था, जब कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था, ठीक। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव, उन्होंने एक अर्काट का घेरा 1751 में डाला था, कर्नाटक चुनाव बोल रहा हूँ बार-बार, कर्नाटक के युद्ध के दौरान, ठीक ना। तो ये द्वितीय युद्ध का ये हिस्सा था कर्नाटक का अर्काट का घेरा। फिर इसने भी हस्तक्षेप किया, ओके। फिर 1760 में फ्रांस की शक्ति बांडीवास के युद्ध में बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, ठीक है ना। देखिए एक बार ध्यान रखिएगा, 1757 में आपका बैटल ऑफ प्लासी होता है, 1760 में आपका बांडीवास का लड़ाई होता है।
फिर 1764 में बक्फर होता है, ये क्रम पूछता है। तो बीच में कई लोग ना बांडी बास की लड़ाई को भूल जाते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। हाँ, बीच में एक और युद्ध छूट गया, उसका नाम है वेदरा का युद्ध, जो कि अंग्रेज वर्सेस डच के बीच में होता है। तो फिर से बोल देता हूँ, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1759 अंग्रेज वर्सेस वेदरा सॉरी डच, 1760 बांडीबास और 1764 आपका बक्फर का युद्ध। ये चारों क्रम आप अच्छे से याद रखेंगे। ओके, अब आगे यहाँ देखिए क्या हुआ कि 1757 और 64 की प्लासी बक्फर विजय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पावरफुल बना दिया और वो कई राज्यों में दीवानी प्राप्त किया, अर्थात राजस्व वसूलने की शक्ति अन्य देशी रियासत की तरह हो गया। मतलब एक समानता, मतलब एक इक्वल लेवल पर आने का प्रयास किया, ठीक है ना, क्योंकि राजा भी तो देशी रियासत में टैक्स वसूलता था और ये भी जहाँ जहाँ कब्जा किया ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ भी टैक्स वसूल रहा है। अगला एक हुआ घेरे की नीति, रिंग पॉलिसी ऑफ फेंस। देखिए ये 1765 से लेकर 1813 के बीच में होता है। इसको लाता कौन है ये ध्यान रखिएगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। अपने जीते हुए राज्यों की मराठा और अफगानों से रक्षा करने हेतु ये अपनाता। जैसे कि अवध को एक उन्होंने क्या किया, चारों बगल से एक बफर जोन बनाने का क्या किया, कोशिश करता कि यहाँ पे कोई इंटर ना कर सके। नेक्स्ट देखिए अगला, इसमें सहायक या इसको संधि बोलते हैं, ठीक ना। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको लाया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। जो घेरे की नीति का अगला विस्तार था। सहायक संधि का प्रथम प्रयोग हालांकि डुप्ले ने किया था, ये बीपीएससी को क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रथम प्रयोग डुप्ले, लेकिन हाँ एक प्रॉपर वे में जो लाने का काम किया लॉर्ड वेलेस्ली ने, परंतु इसका प्रयोग किया। इसकी मुख्य विषय देखिए क्या था, भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे और कोई युद्ध नहीं करेगी, मतलब कि रियासत। बड़े राज अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेगी जिसका कमान अंग्रेज अधिकारी के पास होगी। सेना का खर्च कौन, राजा उठाएगा। राज्यों को अपनी राजधानी में एक रेजिडेंट रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। जो कि देशी रियासत में जो रहते थे उसको क्या कहा गया, उसको आपको रेजिडेंट कहते थे, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका। हालांकि मैं इसको पहले भी किसी वीडियो में डिस्कस किया हूं, तो मैं फिर से डिस्कस करता हूं ताकि आपको एक बार चीज़ें रिकॉल हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, राज मतलब देशी रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुमति या परमिशन के बगैर किसी भी यूरोपीय कंपनी के साथ रिलेशन संबंध नहीं रखेगी, किसी भी सेवा में नहीं रखेगी, सेवा भी नहीं रखेगी किसी दूसरे कंपनी राज्य की शक्तियों से रक्षा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अगर देशी रियासत का कोई शत्रु है तो उससे रक्षा करेगी। कंपनी राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। स्टार्टिंग में, बाद में तो चीज़ें कई तरह का इंटरफेयर भी हुआ, तो खैर अलग बात है। अब देखिए पहला जो देशी रियासत था इस संधि को मानने वाला हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार, सिंधिया, जोधपुर वाले। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, ये ध्यान रखिएगा। एक बार बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, शायद 64वीं या 62वीं, देख लीजिए, हमको याद नहीं है, चेक नहीं पूछा है। अगला है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको कहा गया व्यपगत का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी लाता है इसको। भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करना। पहला सतारा 1848 में, जैतपुर संभलपुर एक ही साथ हो गया, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अंतिम में अवध। कुशासन का आरोप लगाया और वाजिद अली शाह इसके क्या थे, शासक थे। बाकी न्यू एनसीईआरटी के फ्रिज में मैं इसको अवध के बारे में अच्छे से बताया हूँ। यह गिलास इधर मेरे ही मुंह पर गिरेगा, इसी अवध रियासत के बारे में बोला गया था। अगला एक है अधीनस्थ संघ की नीति, ठीक ना। ये 57 से लेकर 1935 तक चलता रहा। 57 की क्रांति में कई भारतीय रियासत ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किया, अतः विलय की नीति को त्याग कर दिया अंग्रेजों ने। ओके, अब संबंध जो है अच्छे हो गए, फिर भी बाह्य और विदेश मामले पर अंग्रेज का नियंत्रण था। एक बटलर आयोग का मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ पहले भी लेक्चर में। केंद्र राज्य संबंध के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मामले में रियासत के प्रदेश अंग्रेज प्रदेश हैं और वो नागरिक भी थे, ये बटलर कमीशन ने कहा था। 1931 में नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस नामक एक सलाहकारी और परामर्शदाता निकाय बनाया गया। इसका गठन मॉन्टेस्क्यू और चेम्सफोर्ड अधिनियम के आधार पर किया गया था। मतलब कि नरेंद्र मंडल के वहाँ देशी रियासत में कैसे क्या होगा उसके लिए एक नरेंद्र चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, ध्यान रहे। एक प्रजामंडल अलग चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। एक था बराबर के संघ की नीति 1935 से लेकर 47 तक। 35 के एक्ट के तहत भारतीय संघ में देशी रियासत को संघीय विधानसभा में 125 और राज्य में 104 फीट दिया गया था। हालांकि देशी रियासत कभी भी इसमें शामिल हुआ ही नहीं, उसको अपने में वो लोग
मस्त थे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए अब देसी रियासत और कांग्रेस के बीच कैसा संबंध था, ये काफ़ी अच्छे से बिपिन चंद्र सर की जो बुक है बेहतरीन ढंग से कहानी के रूप में लिखा गया है, मैं उसी का कुछ चीज़ लिया हूँ। देखिए पहली बात ये है कि महात्मा गांधी द्वारा किए गए राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन के कारण भारतीय देशी रियासत की जनता में भी जागृति आई। जैसे कि मान लीजिए कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो आखिर देशी रियासत की जनता तो देख रही थी कि हाँ गांधी जी मूवमेंट कर रहे हैं, और ब्रिटिश प्रांत के जो नागरिक हैं ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, तो जागृति आई, भाई देश मेरा ही है, हम लोग एक ही देश में है, लेकिन फिर भी हम लोग भाग नहीं ले रहे हैं, वही चीज़ है। तथा कई रियासत हैदराबाद, मैसूर, बड़ौदा, इंदौर आदि की जनता गांधी जी के आंदोलन यहाँ तक भाग भी लिया। स्टार्टिंग में कम भाग, यहाँ धीरे धीरे भागीदारी बढ़ती चली गई। 1927 में क्या हुआ, अखिल भारतीय स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन बम्बई में हुआ। इसमें विभिन्न देशी रियासत के लगभग 700 राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मतलब देशी रियासत के लोगों में जागृति आ गई और सहयोग आंदोलन हो गया, या और भी जो उस समय चीज़ें चल रही थी उसके वजह से। फिर क्या हुआ, 1920 में कांग्रेस ने जो सेशन हुआ था उसमें देशी रियासत के राजाओं से कहा था कि वहाँ के लोगों को कांग्रेस का मेंबर बनने दिया जाए। स्टार्टिंग में वहाँ के देशी रियासत के राजाओं का नहीं, कांग्रेस का मेंबर यहाँ के नागरिक नहीं बनेंगे। 1900 जो आपका 29 के लाहौर सेशन नेहरू जी ने क्या कहा था कि रियासतें शेष भारत से अलग नहीं रह सकती, परंतु वहाँ की जनता ही अपना भविष्य निर्धारित, मतलब जनता पर सब कुछ छोड़ दिया। अगर आपको कांग्रेस सही लगती है तो आइए, आपका स्वागत है, देशी रियासत के राजा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 1937 में जब कांग्रेस द्वारा प्रांतीय सरकार का गठन हुआ, रियासत की जनता भी इस तरह की चुनी हुई सरकार की मांग करने लगी, और कई रियासतों में प्रजा मंडल, नरेंद्र मंडल ब्रिटिश सरकार और प्रजा मंडल जो है ना, जो देशी रियासत के नागरिकों द्वारा गठन किया गया, ये ध्यान रखें, इस बार बीपीएससी का क्वेश्चन पूछ चुका प्रजा मंडल। ओके, 1936 में जो हरिपुरा अधिवेशन, पहली बार कांग्रेस स्पष्ट रूप से कहा कि पूर्ण स्वराज सिर्फ ब्रिटिश प्रांतों में ही नहीं बल्कि भारतीय रियासतों में भी लागू होगा। यहाँ इसको जरा फैक्ट चेक कर लीजिएगा, ये 1938 होगा। ओके, हरिपुरा में। अब नेक्स्ट है 1929 में 39 में क्या हुआ, अखिल भारतीय स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस जो था, ये आपका जितने भी देशी रियासत के लोग इसमें थे, अखिल भारतीय स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुए नेहरू ने कहा, मैं रियासत के लोगों की स्वतंत्रता को इच्छुक हूँ तथा शेष भारत के लोग भी यही चाहते हैं। मतलब देखिए कैसे कैसे कांग्रेस के साथ देशी रियासत के लोगों के साथ संबंध बढ़ता जा रहा है। आगे देखते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट में गांधी जी ने कहा, देशी रियासत के राजा महाराजा जनता का सहयोग करें, अपनी प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें। इस आंदोलन में देशी रियासत की जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। भारत स्वतंत्रता एक्ट 1947 में देशी रियासत को या तो भारत या तो पाकिस्तान में विलय को कहा गया। पटियाला, बीकानेर पहली दो रियासत थी जो भारत में विलय के लिए स्वेच्छा से प्रस्ताव रखे था, पटियाला और बीकानेर, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या हुआ, 2 सितंबर 1946 को सरदार पटेल जी गृह मंत्री बने, अपने नीति और कौशल से सभी रियासतों का एकीकरण कर लिया। 4 रियासत नहीं शामिल होना चाह रही थी, जूनागढ़, यहाँ जनमत संग्रह हुआ, हैदराबाद सैन्य कार्यवाही हमने मिलाया इसको, जम्मू कश्मीर में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया वहाँ के राजा ने, और मणिपुर में विलय पत्र हुआ। तो ये आप 4 देशी रियासत का नाम याद रखें। फिर वही 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग का फजल अली का अध्यक्षता में हुआ था, और 14 राज्य और 6 यूटी उस समय बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारे देश में जो कुछ पुलिस सुधार किया गया, 1791 में कॉर्नवालिस ने पुलिस व्यवस्था लागू किया था। प्रत्येक थाने में एक दरोगा की नियुक्ति का स्टार्टिंग कॉर्नवालिस ने किया था। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की भी नियुक्ति इसी ने किया था। ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदारों से पुलिस संबंधी अधिकार समाप्त कर दी गई तथा चौकीदारी, वहाँ पे चौकीदार नियुक्त किए गए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे एक 1960 में पुलिस आयोग का गठन हुआ था, ठीक ना। तो नेक्स्ट चलते हैं, न्यायपालिका में ध्यान रखिएगा इसमें कि वारन हेस्टिंग्स जब आया यहाँ बन के गवर्नर, तो 1772-1785 के सुधार में मुगल न्याय प्रणाली पर ही आधारित था। स्टार्टिंग में वारन हेस्टिंग्स में न्याय प्रणाली, ठीक है ना। प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालत की स्थापना की गई, बस ये ध्यान रखिएगा। बाकी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की क्या हुई थी, स्थापना। कॉर्नवालिस का कुछ सुधार थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है जो मैं चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। इसने क्या किया, दीवानी जहाँ पे टैक्स उसका मामला
सॉल्व होता था, फौजा जहाँ पे मारपीट का मामला, क्रिमिनल का केस निपटाया जाता था, उसको अलग अलग कर दिया। और जिला फौजाई न्यायालय की जगह 4 इन्होंने सर्किट न्यायालय बोलते हैं इसको, भ्रमणकारी, कई बार पूछ चुका है, भ्रमणकारी न्यायालय की स्थापना किसने किया? 4 जगह किया, कलकत्ता में, ढाका में, मुर्शिदाबाद और पटना में। इसमें यूरोपियन न्यायाधीश ही होते थे, ठीक ना। तो यहाँ पे कलेक्टर की जगह जज की नियुक्ति किया गया दीवानी न्यायालय में, ठीक है। दीवानी न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील हेतु 4 प्रांतीय अदालत की स्थापना हुई थी। तो ये सब ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ चीज़ें हैं। कॉर्नवालिस संहिता आया था कब? 1793 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर और न्याय को अलग अलग कर दिया, भाई टैक्स कोई और लेगा और न्याय का मामला कोई और देखेगा। कलेक्टर को सिर्फ कहा कि नहीं, आप कर को अधिकार दिया गया। जब विलियम बेंटिंक आया तो इसने क्या किया, जो 4 प्रांतीय अपीलीय तथा भ्रमणकारी न्यायालय को समाप्त कर दिया और इनका कार्यकारी इलेक्टोरल और दंडनायक को दे दिया। जो कलेक्टर थे और जो मजिस्ट्रेट था उसी को उन्हें फिर से दे दिया, ठीक ना। बाकी इसमें इम्पोर्टेंट, हाँ एक चीज़ ये ध्यान रखें, 1833 में भारतीय विधि को नियमबद्ध करने हेतु मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया था, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी इसने अलग अलग संहिता बनाया था, ये उतना डीपली जाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इसमें बाकी 1935 में भारत सरकार एक्ट के तहत एक संघीय न्यायालय की स्थापना हो ही गई 1937 में। बाकी आपको देशी रियासत दिखाई दिया। ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक सेवा में भारत के नागरिक या सिविल सेवा का जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस है, ठीक ना। इसके बाद 1800 में अधिकारियों के ट्रेनिंग हेतु लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया था। बस इतना ध्यान रखिएगा। लैंड रेवेन्यू सिस्टम की जहाँ तक बात है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी सिस्टम लाया था। ये 5 वर्ष के लिए भूमि ठेके पर दी गई थी जमींदारों को, बट इसको बाद में 1777 में 1 साल के लिए कर दिया गया। फाइनली क्या हुआ, अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट आया, या इसको इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं, जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं। जॉन शोर इसको मैन बनाने वाला था, ठीक है, लेकिन इसमें और भी जो लोग थे, चार्ल्स ग्रांट थे, और लागू किसने किया? कॉर्नवालिस ने किया। तो तीनों का नाम अगर कभी दे दे तो तीनों का हो, लेकिन हाँ मेनली इसको डिजाइन करने का काम जॉन शोर ने किया था, बाकी हेल्प चार्ल्स ग्रांट ने, लागू कॉर्नवालिस के समय हुआ। ओके। 22 मार्च 1793 से बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस में, उत्तरी कर्नाटक में लगभग 19% एरिया पर लागू हुआ। इसका प्रमुख विशेषता क्या था? जमींदार को अस्थायी मालिक बना दिया गया, लगान की दर निश्चित हो गया, 10/11 कंपनी लगा, 1/11 जमींदार लेगा। नीलामी प्रथा के तहत जो है जमींदारी व्यवस्था दी जाती थी। 1794 में इसमें सूर्यास्त कानून जोड़ दिया गया, मतलब जमींदार सूर्यास्त होने से पहले टैक्स जो है ना जमा करेगा, ये जमींदार के लिए था, ठीक। एक था रैयतवाड़ी सिस्टम, इसमें हुआ 1820 में आया। टॉमस मुनरो और रीड मद्रास, बम्बई और असम में लागू हुआ। 51% भूभाग भर था, सबसे ज़्यादा यही था। जमीन का मालिक किसान था, सर्वेक्षण करके इसमें निर्धारित किया गया था, और कर की दर सबसे ज़्यादा इसमें था, 33 से लेकर 55%। महलवाड़ी व्यवस्था का मतलब होता है यहाँ के गांव के जो मोहल्ला के जो किसान मुखिया होते थे उनके साथ एग्रीमेंट हो गया। 1820 में हॉल्ट मैकेंजी और मार्टिन वर्ड ने यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब में 30% एरिया पर हुआ। भूमि का मालिक पूरा गांव होता था, भूमि का मानचित्र तैयार होता था। पंजाब में ये ग्राम प्रथा लागू की गई थी, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो महलवाड़ी में गांव के मुखिया को ही कहा कि आप टैक्स इकट्ठा कीजिए, हमको दीजिए। इसमें डायरेक्ट किसान से लेता था रैयतवाड़ी में, और ज़मींदारी में जमींदार को एक बनाया कि मीडिएटर कि भाई आप जमा करो और हमको पैसा जमा करो। अब इसमें देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो विपिन चंद्र सर की बुक से मैं फ़िल्टर किया हूँ उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पावना जो रिवोल्ट होता है, ये समय तो खैर कभी एग्जाम में भी नहीं पूछता, लेकिन हाँ थोड़ा मोटा ध्यान रखिएगा, 57 से लेकर 76 के बीच में, 1800 ईस्वी में, ठीक। इसमें जो ये सिर्फ और सिर्फ ज़मींदार के खिलाफ हुआ था, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इस विद्रोह में जो किसान क्या नारा देते हैं, हम महारानी और सिर्फ महारानी के रैयत रहना चाहते हैं, मतलब कि हम सिर्फ महारानी के ही किसान रहना चाहते हैं, ना कि यहाँ के ज़मींदार का। ये सबसे बड़ा लाइन है इस विद्रोह का, और कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और संवैधानिक दायरे में रहकर मूवमेंट हुआ, और कई सारे बुद्धिजीवी उसमें जो बंगाल के पढ़े लिखे थे उनका इस विद्रोह में साथ मिला, जैसे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का, आर.पी. दत्त जी का समर्थन मिला, ठीक। दक्कन रिवोल्ट 1875 में हुआ। सामाजिक बहिष्कार का
जो है ना इसमें किया गया किसका, महाजन जो थे वहाँ के, जो सूद ब्याज देते थे किसानों को, उसका एक तरह से सामाजिक बहिष्कार किया, सामाजिक बाइकआउट किया गया। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ देगा ऐसा कौन सा मूवमेंट है जहाँ बड़े लेवल पे महाजन का सामाजिक बहिष्कार किया गया, क्योंकि महाजन बहुत कष्ट देते थे लोन दे के यहाँ के किसानों को, ठीक ना। और इसमें राणा डे की बहुत बड़ी भूमिका थी, ठीक ना, महागोविंद राणा डे की, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 में आपका जो है ना बन गया था। नेक्स्ट एक सन्यासी विद्रोह है, ये इसमें क्या हुआ था, फकीर विद्रोह भी कहा जाता है, और तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसकी चर्चा आनंद मठ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जी किए हैं, और ये एग्जाम में कई बार पूछता है। एक और ध्यान रखिए, इन्होंने एक किताब और लिखा, उसका नाम है देवी चौधरी का नाम से उपन्यास लिखा है। और इस सन्यासी विद्रोह के कुछ जो नेता, मजनून शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और ये देवी चौधरान, मतलब कि अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दे कि ऐसा विद्रोह जो कि जिसमें महिलाएं ने भी पहली बार बड़े लेवल पे भाग ले रही है, ये सन्यासी विद्रोह हो जाएगा, ओके। या उसको फकीर भी कहा जाता है, तीर्थ यात्रा, और मतलब मिला जुला पूरा स्टेटमेंट बेस क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो आपका इस तरह का जवाब इसमें हो सकता है। एक कित्तूर मूवमेंट हुआ था 1824 में, ये महारानी चेन्नम्मा इसमें भाग ली थी, ठीक ना। ये महिला है इसलिए मैं इसको बताने का कोशिश, कित्तूर 1824 में। देखिए 3 तरह का रिवोल्ट है जो काफ़ी कन्फ्यूजिंग करता है, एक कूका, एक कुकी, एक नागा। तो कूका जो है ना ये पंजाब से जुड़ा हुआ है, ये जवाहर मल भगत ने इसको स्टार्ट किया था, लेकिन इसके मेन नेता, देखिए कूका जो विद्रोह हुआ ये समय काल तो खैर मोटामोटी याद रखिए, स्टार्टिंग हुआ ये धार्मिक मूवमेंट से, लेकिन बाद में राजनीतिक इसमें मामला आ गया था। जब राजनीतिक मामला जुड़ा तब जाके इसका नेतृत्व कौन किया, राम सिंह, इसलिए इसका नेतृत्वकर्ता कौन हो जाते हैं, राम सिंह हो जाते हैं। कई किताब में आपको राम सिंह इसके नेतृत्वकर्ता दिखाई पड़ेंगे। कुकी जो है ये मणिपुर में हुआ था, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम हुआ था, यहाँ के जनजातियों द्वारा किया गया था, ठीक। नागा विद्रोह देखिए ये जदोनांग ने शुरू किया था, इनको फांसी हो गया था। फांसी के बाद तब ये गौडिलन्यू ने इसका जो है नेतृत्व संभाला था। इनको रानी की उपाधि जो है दिया था किसने, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक ना। और ये हरेका से जुड़ी हुई थी, किससे, हरेका। इसमें से फैक्ट चेक कर लीजिएगा, रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था, लेकिन रानी झांसी रेजिमेंट की स्थापना जब आज़ाद हिंद फौज से सुभाष चंद्र बोस जुड़े थे, तो अपने एक रेजिमेंट का नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा था, ठीक ना। लेकिन उपाधि जो इनको मिला जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मिला था। हमारे देश में जो आर्थिक लूट ब्रिटिश साम्राज्य कर रही थी उसके खिलाफ जो जिसने बोलने का काम किया, जिसने कुछ लिखने का काम किया, उसमें कुछ नेता का नाम पूछता है, जैसे दादा भाई नेहरू जी का नाम याद रखिएगा, आर.सी. दत्त जी का नाम रखिएगा, महागोविंद राणा डे का नाम रखिएगा, एक जे.बी. जोशी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम रखिए, और दिनसा वाचा। यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था कौन कौन ने किया था, ऑप्शन था 1, 2, 3, तो 3 हो जाएगा, मैं इसमें 4-5 बता दिया हूँ, ठीक। तो आर.सी. दत्त जी के बुक का नाम था भारत का आर्थिक विकास, ठीक ना। और जो है हाँ, महागोविंद राणा जी का एक स्टेटमेंट था कि स्कूल या कॉलेज की बजाय देश में कारखाना खुलना चाहिए। तो अगर कभी पूछ ले कि किसने ऐसा कहा था तो ध्यान रखिएगा। बाकी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में मैं चर्चा कर ही दिया। देखिए द प्रॉब्लम्स ऑफ ईस्ट किताब जो लिखा है लॉर्ड कर्जन ने लिखा है, और इस किताब में इसने सत्य का क्या सिद्धांत है उसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में बता दिया, पहले इंडियन पत्रकारिता थे जिनको सजा हुई थी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैं बिपिन चंद्र सर की किताब में पढ़ा, मैं उसका रेफरेंस देके बोल रहा हूँ। जो मराठा और केसरी का जो संपादन का काम स्टार्टिंग जो किया, बाल गंगाधर तिलक मैन थे, लेकिन सहयोग के रूप में ये जे आगरकर जी भी थे। ये उस किताब का लाइन है, मैं भेज सकता हूँ, उसका प्रूफ देख लीजिएगा। तो हालांकि मराठा केसरी का मेनली अगर थे तो बाल गंगाधर तिलक ही, लेकिन सहयोग स्टार्टिंग में इन्होंने भी दिया था। हाँ, आगे 3-4 साल बाद ये हट गए थे, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी क्या हुआ कि चूँकि बाल गंगाधर तिलक जी जो है
हमारे देश के जो युवा लोग थे उसके बारे में कुछ कुछ लिखते रहते थे, क्रांतिकारी मूवमेंट को अपने पत्र के जरिए पूरा प्रशंसा करते थे। इन्हीं सब में क्या हुआ, इन पर जो है 124A के तहत जो है ना राजद्रोह का मुकदमा लगा और जो है इनको 18 महीने की सज़ा हुई थी 1897 में, ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। और ये इस समय इतना फेमस हो गए थे, इनको ये ऑल इंडिया फेमस हो गई जब इनको 18 महीने की सज़ा मिली इस समय, ठीक ना। तो इनको इसी समय लोकमान्य की उपाधि मिली थी, ठीक ना। लोकमान्य को किसी दिया नहीं, इनको देश की जनता ने दिया है, ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और जब इनको सज़ा हुई थी 18 महीने का पहली बार इस 124A राजद्रोह का एक एक्ट उसके जरिए, तो इस समय जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने कहा उस समय, इस समय कांग्रेस का सेशन हो रहा था अमरावती में, आज सारा देश रो रहा है। मतलब ये पूछ सकते हैं कि स्टेटमेंट किसने कब कहा है, ओके, किसके बारे में कहा है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी एक चीज़ कहते थे कि जो बमों की राजनीति है, जो कि व्यक्तिगत जो हिंसा उसमें हमारे देश के युवा क्रांतिकारी करते थे, इसके बारे में उन्होंने एक बात कहा था, यह एक जहरीला पेड़ है। लेकिन ये बात कहा था, लेकिन इन्होंने सारे जितने भी क्रांतिकारी उस समय थे उनकी भूरी भूरी प्रशंसा किताब अपने पत्रिका में किए, साथ ही साथ जो है ना और भी कुछ किए थे। लेकिन हाँ, एक लाइन स्टेटमेंट इन्होंने ऐसा बोला था। और ब्रिटिश सरकार जिस तरह से युवा क्रांतिकारी का दमन करती थी उसके खिलाफ ये बहुत ही प्रखर रूप से लिखते थे अपने पत्रिका में। नेक्स्ट है एक B.R. नंदा जी हैं, इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले का जीवनी लिखा है, गोखले द इंडियन मॉडरेट एंड द ब्रिटिश राज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ देखिए, और जब इनकी मृत्यु हुई गोखले जी की, तो महात्मा गांधी जी की स्टेटमेंट बोलते हैं, मैं उस थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, किताब में एक बात और लिखा हुआ है, इसमें एक किताब का रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, हम लोग जो भी इतिहास पढ़ते हैं या आपको हम पढ़ाते हैं उसका सोर्स तो कहीं ना कहीं जो किताब मार्केट में तो वही करते हैं। हम लोग अपने लेवल पे बहुत बड़ा रिसर्च करते हैं, हम अच्छे से किताब को पढ़ते हैं, नो डाउट है। लेकिन जो विपिन चंद्र सर की बुक, उसमें एक बात लिखा हुआ है कि गोखले को इसका पूरा प्रतिदान मिला जनता के प्यार और आदर के रूप में। उनकी संसदीय उपलब्धियों पर लोगों को गर्व था, उन्हें विपक्ष का नेता की सम्मानीय उपाधि दी गई। गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना और तिलक ने, जो आजीवन उनके राजनीतिक विरोधी रहे, उनकी अंत्येष्टि पर कहा, भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र का यह रत्न, कार्यकर्ताओं का यह राजकुमार चिता स्थल पर शाश्वत निद्रा में निमग्न है। इस पर निगाह डालिए और इसका अनुकरण करने की कोशिश कीजिए। ये महात्मा गांधी जी कह रहे हैं। अगर कभी इस तरह स्टेटमेंट देख के पूछेगा कि किसके बारे में किसने कहा है, हाँ, लेकिन ये चीज़ जो है ना, गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु माना, तो ये लाइन है यहाँ पे। हालांकि गोपाल कृष्ण गोखले तो आप लोग पढ़े ही पढ़ेंगे, इसमें किताब का रेफरेंस देकर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए, जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था उस समय इस किताब में लिखा आबादी जो है ना 7.85 करोड़ था, ये ध्यान रखें। और उस समय टोटल इंडिया का ना 1/4 था, ठीक है। एनी बेसेंट जी 1893 में इंडिया आई थी, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। और अडियार मद्रास में इन्होंने अपना जो है ना एक ऑफिस खोला था, हेड क्वार्टर या मुख्यालय। 1914 में होम रूल लीग मतलब कि बन गया था। 1915 में अपने इस लीग के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नाम का 2 पत्रिका छापा। लेकिन फाइनली जो है जो क्या कहते हैं, जो बड़े लेवल पर अगर कहा जाए, अप्रैल 1916 में तिलक जी जो है ना होम रूल की घोषणा पहले ही कर दिए थे। और इनका कार्यक्षेत्र कहाँ था, कर्नाटका, महाराष्ट्र, बम्बई छोड़ के मध्य प्रांत और बेरार। एनी बेसेंट जी का जो होम रूल का जो शाखा था, वो ब्रांच था, वो सितंबर 1916 में बना, मतलब फाइनली। और इसका 200 शाखा था। देखिए, शाखा सबसे अधिक इन्हीं का था, लेकिन इनका तिलक जी का कम था। लेकिन तिलक जी का कम शाखा होने के बावजूद उसमें मेंबर ज़्यादा थे और एनी बेसेंट में मेंबर बहुत ही कम थे। इनमें कुछ मेंबर का नाम रखिए, अरुण डेल, रामास्वामी अय्यर, वाडिया, इसमें जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े थे बाद में इस एनी बेसेंट के ग्रुप में, ध्यान रखिएगा। हावी में लिखा मेंबर ज़्यादा थे किसमें, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल में। 1917 में जो एनी बेसेंट जी बनी, कहाँ की, कांग्रेस की जो अध्यक्ष पहली महिला, तो तिलक जी के प्रस्ताव पर ही बनी थी। बाकी देखिए, रॉलेट एक्ट 1919 में आता है हमारे देश में, तो फरवरी 1919 में ये पास हो गया ये एक्ट, ठीक है ना। अब पर 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में गांधी जी ने कहा कि नहीं, इसके खिलाफ हम बड़ा मूवमेंट करेंगे। लेकिन ये मूवमेंट जो है ना 30 मार्च को ही शुरू हो गया था, ये भी बुक में एक फैक्ट है।
ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। बाकी गांधी जी ने इस जो रॉलेट एक्ट खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया था ये 18 अप्रैल 1919 को उन्होंने वापस ले लिया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस का सेशन होता है, नया संविधान बना। इसे तुम बताएंगे इसमें क्या बताना। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो हुआ गांधी जी का या कांग्रेस का कह सकते हैं, तारी के दुकान पे धरना देने का इस मूवमेंट में कोई मतलब कि उसमें उद्देश्य नहीं था, मतलब कि कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन फिर भी इस मूवमेंट में महिलाओं ने तारी के तारी के दुकान पे धरना दिया था। कार्यक्रम में नहीं था शामिल, हाँ सविनय अवज्ञा में कार्यक्रम में भी था और महिलाएं धूमधाम से वहाँ पे इसका विरोध भी की थी। 1921 में ही गांधी जी कुर्ता धोती पहनना छोड़ के लंगोटी पहनना शुरू कर दिए थे। 1921 का डेट याद, एनसीईआरटी 11th क्लास में भी है शायद। जहाँ तक नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट की जो पूरे देश में विस्तार की बात है, तो एक तो शहरी क्षेत्र में तो फैला ही फैला, जहाँ पे बाइकआउट हुआ, वस्तुओं की होली जलाई गई, स्कूल नहीं चला गया, फिर वकील लोग अपना इस्तीफा दे दिए, वो सब तो हुआ ही हुआ। लेकिन बीपीएससी ग्रामीण क्षेत्र से क्वेश्चन 68 में पूछा, तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में पहला अवध के किसानों में, खास करके वहाँ जो बाबा रामचंद्र पूरा का पूरा मूवमेंट कर रहे हैं, नेहरू जी भी वहाँ पे, जवाहरलाल नेहरू जी वहाँ दौरा किए, और अवध किसान सभा कहा जाता है, उसमें इतना उसमें मेंबर जुड़ गए थे कि मत पूछिए, सारे के सारे लोग उस अवध के किसान महासभा में जुड़ गए थे। और वहाँ के नेता कौन थे, मेनली स्थानीय बाबा रामचंद्र सिंह, ठीक है। असम के चाय बागान में भी मूवमेंट हुआ था, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि अब हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा। फिर आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू जी ने वन में जो जाने से रोक दिया गया था यहाँ के जनजाति को, उसके खिलाफ हुआ था, ठीक है ना। फिर आपको पता है, हाँ एक चीज़ देखिए, कई लोगों ने हमसे पूछा है कि जो उत्तर प्रदेश में चोरी चोरी की घटना हुआ कब हुआ, तो बिपिन चंद्र सर की किताब में 5 फरवरी लिखा हुआ, इसलिए मैं 5 फरवरी 1922 में बता रहा हूँ। कई किताब में 4 फरवरी भी, लेकिन मैं यहाँ पे 5 फरवरी, और कई एग्जाम में भी 5 फरवरी ही माना है, ठीक ना। और इस मूवमेंट को वापस कब लिया गया, 12 फरवरी 1922 को, ध्यान रखिएगा। इस मूवमेंट के वापस लेने से कौन कौन नाखुश थे, मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ठीक ना। अब यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिला इस किताब में, देखिए एक एका मूवमेंट था, ठीक है ना। एका मूवमेंट देखिए क्या खासियत है, 1920 में ये हो रहा है। एका बैठकें शुरू होने से पहले सभा स्थल पर गड्ढा खोदकर उसमें पानी भरा जाता था, इसे गंगा माना जाता है। एक पुजारी वहाँ इकट्ठे किसानों को गंगा की सौगंध खिलाता है कि वे लगान ही देंगे जो फिक्स है, उससे 1 पैसा एक्स्ट्रा नहीं देंगे, पर लगान समय पर देंगे, बेदखल किए जाने पर ज़मीन नहीं छोड़ेंगे, जबरिया मजदूर नहीं करेंगे, अपराधियों की मदद नहीं करेंगे, पंचायत के फैसले को मानेंगे। अगर मान लीजिए बीपीएससी यही पूरा स्टेटमेंट दे दे और बोले किस किसान विद्रोह की विशेषता है, एका का है, उत्तर प्रदेश में हुआ था ये 1920 में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक हाँ ये जो है आपका, थोड़ा इसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक ना। जब नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट ख़त्म हो गया और गांधी सब कुछ चीज़ें नॉर्मल हो गया, तो उस समय जो ये क्या कहता है, मॉन्टेस्क्यू और वर्कनहेड ने चुनौती दी थी उस समय, ठीक ना। भारत दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता को चुनौती नहीं दे सकता, भारत तो हम लोग को कह रहा है, ठीक ना। और अगर चुनौती दी गई तो इसका उत्तर पूरी ताकत से दिया जाएगा। गांधी ने आंदोलन वापस लेने के बाद 23 फरवरी 1922 को यंग इंडिया में अपने लेख में इस चुनौती का उत्तर दिया। इन्होंने कहा, अंग्रेजों को यह जान लेना चाहिए कि 1920 में छिड़ा संघर्ष अंतिम संघर्ष है, निर्णायक संघर्ष है, फैसला होकर रहेगा, चाहे 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए, कई महीने लग जाए या कई साल लग जाए। अंग्रेजी हुकूमत चाहे उतना ही दमन करे जितना 1857 के विद्रोह के समय किया, फैसला होकर रहेगा। तो ये भी स्टेटमेंट देख लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी अभी स्टेटमेंट किसने कहा, कब कहा, उस पर ज़्यादा फोकस कर, इसलिए मैं इसको आपको बताया। बाकी ये सब वर्कर्स मूवमेंट में बता ही दिया। हाँ, साइमन कमीशन का देखिए, इसमें कई बार डेट को लेके बहुत लोग को होता है कन्फ्यूजन। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को कर दिया गया था, वही कि क्या भारतीयों को और संवैधानिक अधिकार दिए जाएँ, ये चेक करने के लिए इसमें आया था, सारा अंग्रेज मेंबर ही था। फिर इंडिया कब आया, 3 जनवरी 1928 को पहले बम्बई पहुंचा, ठीक। अपना रिपोर्ट 1930 में दिया था साइमन का, ध्यान रखिएगा। बाकी जो साइमन कमीशन का सपोर्ट हमारे देश में किसने किया,
तेज सप्रू की पार्टी का नाम था लिबरल फेडरेशन, उसने सपोर्ट किया था। हिंदू महासभा ने किया, और जो मुस्लिम लीग का जिन्ना गुट ने इसको सपोर्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और जो इस बुक का हमको चीज़ कुछ इम्पोर्टेंट लगा, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, दो लोगों के बारे में लिखा गया है। CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों जाने माने सफल वकील थे, दोनों नरमपंथी थे, पर 1920 में दोनों बहिष्कार और असहयोग की नीति को स्वीकार कर लिया। दोनों ने वकालत छोड़ दी, अपने आंदोलन की नीति के प्रति समर्पित कर दिया। अपने आलिशान मकान, एक का कलकत्ता में था, एक का इलाहाबाद, देश को कर दिया समर्पित। दोनों नेता गांधी के प्रशंसक थे, मगर राजनीति में गांधी के बराबरी के दर्जे पर थे। दोनों जाने माने सांसद भी थे। एक ही धर्म में गहरी आस्था थी तो दूसरे लोग अनिश्वरवादी थे, पर कर्म के स्तर पर दोनों धर्मनिरपेक्ष थे। तमाम मतभेदों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और एक मजबूत राजनीतिक मंच तैयार किया। CR दास भावुक प्रवृत्ति के थे, अपने भाव मतलब कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट है। अगर पूरे किसके बारे में ऐसा कहा है तो दोनों का नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं कि एक चीज़ और, लाहौर का जो सेशन हुआ था तो इसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, लेकिन जो कांग्रेस की जो प्रांतीय समिति 18 थी, 18 में से मात्र 3 प्रांतीय कांग्रेस समिति ही जो है नेहरू जी का समर्थन दिया था। ये भी कई एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक ना। अब यहाँ पे जब 3 ही कांग्रेस के प्रदेश मैंने इनका सपोर्ट किया था नेहरू जी का, तो कई लोगों ने कहा कि गांधी जी आप ही क्यों नहीं बन जाते हैं अध्यक्ष। तो उस समय देखिए इन्होंने एक बात कहा था गांधी जी ने, कि जब गांधी जी को विशेष रूप से यह तर्क दिया गया कि उनको खुद ही यह पद ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बातचीत का मुद्दा काफ़ी नाजुक है जिसे दूसरे दलों और सरकार के साथ करना है, खास तौर से हिंदू मुस्लिम समस्या काफ़ी नाजुक है। इस पर गांधी ने उत्तर दिया था, जब तक मैं जनता का प्यार और विश्वास हासिल है, जब तक मुझे, तो इसमें रत्ती भर भी इस बात का गुंजाइश नहीं है कि ना कोई खतरा है कि मैं अपनी शक्ति का उपयोग बिना किसी पद के लिए भी ना कर सकूं। 1920 से ही भगवान ने मुझे वह शक्ति प्रदान की है कि बिना किसी पद पर रहे भी देश में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इन्होंने बोला नेहरू जी के बारे में कि जवाहरलाल नेहरू के चुनाव को वे अपनी सेवा का पुरस्कार मान सकते हैं और राष्ट्र को अपने नौजवानों पर भरोसा है, इसका प्रमाण भी मान सकते हैं। उनको इस विश्वास योग्य अपने को साबित करने का मौका दीजिए। तो ये स्टेटमेंट किसी और किताब में हमको नहीं मिला, इस बिपिन चंद्र सर की बुक में, इसमें आपको कुछ बताने का कोशिश किया। देखिए, सविनय अवज्ञा मूवमेंट जो शुरू होता है, इसका कुछ चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 22 मार्च 1930 को गांधी जी चले साबरमती से, पहुँचे कब दांडी, 5 अप्रैल को। कानून कब तोड़ा, 6 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा। राजगोपालचारी जिन्होंने जो नमक सत्याग्रह किया, त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक, कल्पन ने किया था कालीकट से लेकर पैनूर तक केरला में, ये तमिलनाडु में थे। सिलहट से लेकर नवाखली तक, मतलब असम से लेकर बांग्लादेश तक भी एक यात्रा हुआ था। किसने किया है किसी किताब में नहीं दिया, लेकिन हाँ एक जत्था चला था ऐसा करके। आंध्र प्रदेश में शिविरम नाम का नमक मुख्यालय खुला था, आंध्र प्रदेश में, नाम था क्या, शिविरम, ये किताब में दिया हुआ है। पेशावर जो पश्चिम उत्तर प्रांत में है, वहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खां जी थे, लाल कुर्ती, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। धराफना में कौन कौन थे, सैनू नायडू थी, इमाम साहब थे और एक मणिक लाल थे जो गांधी जी के पुत्र थे। आगे देखिए, जो वन नियम उल्लंघन के खिलाफ जो इस मूवमेंट पे जहाँ जहाँ लोगों ने भाग लिया, महाराष्ट्र में जनजाति ने भाग लिया, कर्नाटका में भी लिया और मध्य भारत में भी लिया। असम में एक छात्रों के लिए कनिंघम सर्कुलर मतलब कि जारी किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है ना। कर ना दो, लगान ना दो, ये यूपी के किसान ने ये नारा दिया था। कर ना दो मतलब क्या, मतलब जमींदार को कर ना दो, और जमींदार को जब तुम कर ना दोगे, जमींदार अपने आप अंग्रेज को लगान नहीं देगा। तो ये कर ना दो, लगान ना दो काफ़ी फेमस था। जादुई लालटेन गांव तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए इस मूवमेंट में चालू किया गया था। बानर और मंजरी फेना, ये लड़के का था, ये लड़कियों का था, ध्यान रखिएगा। बाकी 5 मार्च 1931 को गांधी में समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को फांसी किनको क्यों होता है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी को, ठीक ना। 29 मार्च 1931 को कराची में बैठक हुआ, कराची में तो सेशन हुआ किसका, कांग्रेस का, जहाँ पे सड़क फड़ा, फंडामेंटल राइट ये सब घोषित किया गया था। अब देखिए, एक ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछा जो धराफना में जिस तरह से अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाया, उसके बारे में ये पत्रकार कहता है, एक अमेरिकी पत्रकार मिलर है, उस कहता है कि
विशेष देशों में समाचार भेजने के अपने कार्यकाल के 18 वर्षों के दौरान मैंने असंख्य नागरिक विद्रोह देखे हैं, दंगे, गली कूचे, मारकाट और विद्रोह देखे हैं, लेकिन धराफना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। ये किसने कहा है? अमेरिकी पत्रकार मिलर ने आंखों देखा हाल अपने जहाँ भी मैगजीन छापा है उसने इसमें कहा था, ठीक ना। बाकी इसमें 29 अगस्त 1931 को गांधी जी जब गांधी जी पैक्ट हो गया तो लंदन के रवाना हो गए राजपुतना जहाज़ से। और इस समय देखिए क्या हुआ कि ब्रिटिश में जितने भी लोग थे और हमारे देश में जो अंग्रेज अधिकारी थे वो उसको ये लगा यार ये जो गांधी जी पैक्ट हुआ और गांधी जी को कांग्रेस को बाकायदा हम लोग लंदन बुला रहे हैं, एक इक्वल स्टेटस हो गया, मतलब कि ब्रिटिश में और हमारे देश में एक पूरे देश में चीज़ फैल गया था। ध्यान रखिए, इक्वल मतलब स्टेटस हो गया हम दोनों में, ठीक। अब आगे चलते हैं कि गांधी जी जिस पर्पज़ से वहाँ गए थे वो सफल नहीं हुआ। सेकंड राउंड टेबल मीटिंग 28 दिसंबर 1931 को वापस आ गए और जैसे ही गांधी जी आई फिर से मूवमेंट शुरू हो गया तो अंग्रेजों ने पूरे देश में सिविल मार्शल लॉ लागू कर दिया, प्रेस को बैन कर दिया, बहुत चीज़ हुआ। फिर आगे पूना पैक्ट आता है। फिर जब पूना पैक्ट के बाद गांधी जी अपनी पूरा का पूरा जो समय है हरिजन पे लगा देते हैं उत्थान करने के लिए और वर्धा से उन्होंने क्या शुरू किया? हरिजन यात्रा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गांधी जी के बारे में कुछ कहा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देशद्रोह फकीर चर्चिल कहता है जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में गए, गुस्से से कह देता है, ठीक ना। एक फ्रैंक मोरिस थे, अर्धनग्न फकीर कहता है, ये उन गांधी जी को अच्छा मानते थे इसलिए अर्धनग्न फकीर कह रहा है, दोनों अंतर है। इसको देशद्रोही फकीर ये कहता है चर्चिल, ये नेगेटिव बात है, और ये अर्धनग्न फकीर पॉजिटिव बात है, ध्यान रखिएगा। वन मैन बॉडी फोर्स माउंटबेटन ने कहा है, ठीक ना। बाकी बात मैं लिख दिया हूँ। एक चीज़ और देखिएगा, किताब में दिया हुआ है, बापू जहर की आखिरी घूंट भी पी लो, महान गुजराती कवि मेघानी का यह गीत सेकेंड राउंड टेबल मीटिंग में जाने से पहले गाया गया था। नेक्स्ट चलते हैं इसमें कि हाँ, बाकी देखिए कराची सेशन में पूरा का पूरा पढ़ लीजिए क्या क्या इसमें प्रस्ताव पेश किया गया था, वीडियो पॉज करके, हालांकि आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा, ठीक ना। बाकी इसमें जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, बाकी 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ, 6 जगह कांग्रेस जीती थी, ये सब आपको याद होगा, 2 जगह और सरकार बनाई थी, सब कुल मिला के 8 हो गया। हाँ, जितनी भी प्रांतीय सरकार थी उसके देख रेख के लिए एक सेंट्रल कंट्रोल काउंसिल कांग्रेस ने बनाया था, 3 लोग मेंबर थे, पटेल जी, अब्दुल कलाम आज़ाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और गांधी जी ने कहा था जो प्रांतीय जब गठन हुआ सरकार का, उन्होंने क्या कहा? यह कांटों का ताज है, महात्मा गांधी ने कहा था। एक करसम संगम केरला में बना था, इस समय किसानों की जो है एक संगठन था। अब देखिए देसी रियासत के बारे में सब कुछ बता ही दिया। त्रिपुरी संकट के बारे में, हाँ ये कब ये जो है ना बताएं। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी संकट में आप सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट आया था और सीतारामैया को 1377 वोट आया था, ये बुक में डेटा दिया, इसमें माफ लिया। बाकी वर्धा में बैठक हुआ कांग्रेस का, भारत छोड़ो आंदोलन में वहाँ प्रस्ताव पेश किया गया। 8 जुलाई को बैठक हुआ, 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक में, और फिर 9 अगस्त 1922 को मॉर्निंग में इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया, ठीक ना। बाकी इसमें हाँ, इसी समय चर्चिल एक बात कहता है, जब हम पूरी दुनिया जीत रहे हैं, तो गांधी जी जब क्विट इंडिया मूवमेंट जब शुरू था, इनको जेल में बंद कर दिया गया था, ये उपवास करना शुरू कर दिए थे। कब? 10 फरवरी 1943 को जेल में ही, और 21 दिन ने कहा था हम 21 दिन जो है ना उपवास रखेंगे। तो उपवास जब रखे तो पूरे देश में ये तनाव हो गया कि भाई कहीं गांधी जी मर तो नहीं जाएंगे, या और अंग्रेज तो यहाँ तक ये हुआ था कि पूरा उनके मतलब अंतिम क्रियाकलाप जो अंतिम जो उनका जो होता है उनका तैयारी करना शुरू कर दिया, लेकिन अचानक गांधी जी उपवास तोड़ देते हैं। तो यहीं पे ये चर्चिल कहता है जब पूरी दुनिया को हम जीत रहे हैं और ये कमबख्त बुढ़ा हमारे सामने मुफ्त बन के खड़ा हुआ, तो ये सब कहाँ कब स्टेटमेंट कहा है तो मैं बताने की कोशिश करूँ, बाकी इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसमें देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट में कुछ जो भूमिगत मूवमेंट होता है, मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ, आप इसके ऊपर पूरे देख लीजिएगा, बहुत लोग हैं इसमें, क्योंकि बीपीएससी यूपीएससी यहाँ बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। एक बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है ये कि देशोर कथा किसने लिखी है, शायद ये 64 का क्वेश्चन है हिस्ट्री का, शायद उस बार सबको लगा पता नहीं क्वेश्चन बीपीएससी कहाँ से पूछ दिया, ये भी क्वेश्चन आसपास का ही था, स्पेक्ट्रम के बुक था, स्पेक्ट्रम के बुक से लिया गया था, या और किसी और बुक में भी होगा, लेकिन ये था आसपास किसी न किसी सोर्स में। तो देशोर कथा गणेश देशवर ने लिखा था, शाखाराम गणेश देशकर ने लिखा था, और ये किस भाषा में था? बांग्ला में, 1904 में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और बोलना चाहूँगा, आनंद मठ के बारे में आप लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से, ठीक ना। एक है इच्छाराम सुराम देसाई,
मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास था हिंद आने, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। एक और हैं गिरिजा देवी और रामतीर्थ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मोहनरा रजनी इन्होंने लिखा था। और एक किताब और है दसी कलिन मोसा बलई, उपन्यास लिखा किसने, रामतीर्थ ने। क्योंकि जब यहाँ से कफन विपस्सी उठा चुका है, यहाँ से इस जगह से, तो आसपास तो और भी चीज़ें हैं तो वो भी उठाया जा सकता है। बाकी उस समय आज़ादी के पहले हमारे देश में जो कुछ कुछ उपन्यास, जो किताब जो लिखने का जो कुछ कुछ चीज़ें हैं, एक तो इसमें आपका प्रेमचंद जी का है रंगभूमि है, गोदान है, सेवा सदन है, प्रेमाश्रय है, फिर कफन है, पूस की रात है, फतन खिलाई, सब तो आपको पता ही होगा जो जिनका हिंदी साहित्य होगा। बाकी फणफरत रेणु जी ने लिखा था क्या, मैला आंचल। फिर एक ध्यान रखिएगा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पाथेर पांचाली लिखा, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। उड़ीसा के मोहंती का प्रजा किताब है। गुजरात के पनल प्लेट का मेकल जीत है। मराठी में भालचंद नमाडे का कोसला है। मुल्कराज आनंद और राजा रवि जैसे इंडियन एंग्लो लेखक के उपन्यास क्रम से अनटचेबल है और कंथापुरा है, ये ध्यान रखिएगा। आर के नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स है। ये कुछ कुछ लघु कथाएं हैं, उस समय बहुत ही फेमस था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश कालीन बातें लिखा है। बाकी आप लोग को ये मेंस में पढ़ते होंगे, ये पोस्ट मास्टर काबुलीवाला, ये सब रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है। कुछ कुछ और किताब है जो कि महिलाओं को लेके लिखा गया है, मैं पहले बता चुका हूँ। एक B.R. नंदा जी हैं, इन्होंने लिखा है इंडियन वुमेन फ्रॉम पर्दा टू मॉडर्निटी, ये किताब ध्यान रखिएगा। अगला पंडिता रमाबाई की लिखित द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, कैथरीन मयो की मदर इंडिया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। बाकी जो है इसमें कुछ चीज़ें आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, ठीक ना। तो इस तरह से जो है कुछ कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट था मैं बताने का कोशिश किया, हालांकि टाइम 1 घंटा ज़्यादा लगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश किया जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको बताने का। अब चूँकि आज 23 तारीख हो गया, अब आपके पास 23, मान लीजिए 24, 25, 26, 27, 28, तो 1 2 3 4 5 6 दिन है। तो अभी सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए। बाकी अगर आपने जितना भी मैं वीडियो लगभग 20 वीडियो अपलोड किया हूँ 69 बीपीएससी पीटी को लेकर, अगर उसको देख लिए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, मैं उसका नीचे फिर से लिंक दे दूँगा। और सबका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया हूँ। अब मेरा विचार है कि 1-2 वीडियो ऐसा जैसे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री वाली रिवाइज हो जाए, पूरा एक बार एंशिएंट रिवाइज हो जाए, पूरा मेडिवल रिवाइज हो जाए, पूरा एक तरह से हिस्ट्री ऐसे कभी कुछ अगर आप लोग कहेंगे तो मैं 2-3 वीडियो और ला दूंगा। बाकी कुछ बिहार करंट का कुछ बच गया एरिया, कुछ नेशनल इंटरनेशनल में कुछ चीज़ें मैं फिल्टर किया हूँ, वो भी मैं 1-2 दिन में आप लोग को वीडियो दे दूंगा। मैक्सिमम मेरा जो लेक्चर अब 2-3 दिन तक और बनाऊंगा, उसके बाद बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। फिर मुलाकात मेंस पीटी के बाद होगा मेंस के क्लास में। मेंस का बेहतरीन ढंग से पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और एसे को बेहतरीन ढंग से कराया जाएगा। पूरा टेस्ट सीरीज चलेगा, पर डे ऑन राइटिंग प्रोग्राम चलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश में सारा का सारा A to Z आपको नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, आप लोग से बस यही मेरा उम्मीद है कि अच्छे से पीटी दीजिए और पीटी दे के आइए, अच्छा स्कोर लेके आइए, और इतना स्कोर लेके आइए कि आपको किसी तरह का कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं, आपका पीटी नहीं हो रहा है। बाकी एक वीडियो में बताऊंगा कितना अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो भी नहीं, 25-26 के आसपास मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी पढ़ते रहिए। कोई अगर और भी अगर कुछ सब्जेक्ट अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं कमेंट में, तो फिर हम कोशिश करेंगे उसका बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।